आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कल है अक्षय तृतीया और इसी मौके पर कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इसी के लिए मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना हो चुकी है। ठीक 12:30 पर मुखबा से ये डोली गंगोत्री के लिए रवाना हुई। हालांकि इस दौरान पिछले सालों की तरह भीड़ नहीं दिखी। पंडा पुरोहितों ने कपाट खुलने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बेहद सादगी के साथ खोले जाएंगे और यहां भक्तों की भीड़ नहीं होगी। ऐसा पहली बार है जब बिना आम श्रद्धालुओं के ही कपाट खुलने जा रहे हैं। तो अमूमन हर साल इस मौके पर ढोल की आवाज होती है, नगाड़ों की आवाज होती है, भक्तों का एक रेला होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये डोली अभी यहाँ से मुखबा से प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास आज भैरव घाटी में होगा और कल सुबह वहाँ से सुबह चल के हम लोग 10 बजे तक गंगोत्री पहुँच जाएंगे और फिर वैदिक रीति रिवाज के साथ वेद मंत्रों के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना होगी और 12:35 पर माँ गंगा के कपाट खुल जाएंगे। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी लोगों ने मास्क पहने हैं, सभी लोगों ने जो अपनी व्यवस्था की है और बहुत कम लोग, यहाँ तक कि आज भी हम जब लोग गए तो 21 की परमिशन के साथ साथ हम लोग 4 लोग 4 के करीब 2 के करीब गए अलग अलग से। बहुत ज़्यादा हमने ध्यान रखा और सारे देशवासियों से मेरा निवेदन अपने घरों में रहे, अपना ध्यान रखें और गंगा मैया को वहीं से याद करें। निश्चित तौर पे आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ जय गंगा मैया की अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया। तो पुरोहित अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, वहीं से मां गंगा को याद करें। मां गंगा का आशीर्वाद बना रहेगा। गंगोत्री मंदिर को इस बार स्थानीय फूलों से सजाया गया। कल गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इससे ठीक पहले आप गंगोत्री धाम की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जिसे स्थानीय फूलों से ही सजाया गया है। आप देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर का ये भव्य नजारा। कल कपाट खुलेंगे 12:35 पर विधि विधान के साथ इस परंपरा को पूरा किया जाएगा। उससे पहले सजावट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। केंद्र के आदेश के बाद कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुल पाएंगी, इसका असर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। आज सुबह कहीं पर भी दुकानें नहीं खुली। अधिकांश इलाकों में दुकानें आज सुबह बंद ही रही। जो बहुत ज़रूरी एसेंशियल गुड्स के जो दुकानें हैं वही खुली रही और ज़्यादातर जगहों पर राहत नहीं मिलने वाली है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। अब दुकानदारों को अस्पताल में सरकार की ओर से उत्तराखंड में सरकार की ओर से आदेश का इंतजार है। राज्य में कहां-कहां ये आदेश लागू होगा, कितने घंटे दुकानें खुलेंगी। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच फिलहाल जरूरी सामान के लिए सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का दुकान खुल रही है। छूट मिली है, वही छूट आज देखने को मिली। केंद्र सरकार के फैसले पर लोगों की राय भी मिली जुली है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई फैसला अभी तक इस पर नहीं लिया गया है। इसको पहले थोड़ा दिन और मॉनिटर करना चाहिए कि एक्चुअली कोई पेशेंट आता है या नहीं आता, बिकॉज अभी काफ़ी क्रिटिकल स्टेज चल रही है इस समय और हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़े दिन और रुकना चाहिए और फिर एक बारी जब ऐसा लगे कि आसपास के एरियाज में भी कुछ ऐसा नहीं है तो उसके बाद इन्हें खोलना चाहिए। जोन में अच्छा है, लोगों को और सुविधा मिल पाएगी, लोग और चीज़ें अवेल कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। जैसे कि लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, ज़रूरत का सामान अपना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ग्रीन जोन में जहाँ पे कोई पेशेंट नहीं, अगर वहाँ पे दुकानें खुलेंगी तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा सहूलियत लोगों के लिए सुविधा हो पाएगी उससे। और इस वक्त शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन कौशिक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये बताइए, अगर पहला सवाल हम इसी मुद्दे पर करते हैं कि जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि कुछ दुकानों को परमिशन दी जाएगी जो कि गैर जरूरी सामान है उन्हें भी बेच रही है, छोटी दुकानों को, तो उत्तराखंड में इस पर क्या विचार चल रहा है? देखिए मेनका जी, हम लोगों ने जो लॉकडाउन सेकंड था उससे पहले राज्य में चूंकि हमारे यहाँ 9 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, तो हमने उस समय भी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले थे। इस कारण से हमें वो सारे जिले भी बंद करने पड़े। आज हम लोगों ने जब ये भारत सरकार के निर्देश आए, हम लोग बैठकर तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में हम लोग अपने पहले जो 9 जनपद ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, 10वां जनपद हमारा ऐसा है जहां जो कोरोना पॉजिटिव थे वो निगेटिव आ गए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी हमारे राज्य के अंदर 3 जनपदों को छोड़ के
10 जनपद हमारे हम ग्रीन जोन या येलो जोन में कह सकते हैं। उस संबंध में बैठकर हम लोग विचार विमर्श करके और जल्दी उनको फेज वाइज खोलने का निर्णय लेंगे और संभव से कल से उसकी शुरुआत करेंगे। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि उन्हीं दुकानों को खोला जाए जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे। नहीं, देखिए ये ठीक बात है कि हमने जैसा अभी कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, ये सारे तो बंद ही रहेंगे, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो पिक्चर हॉल हो, और चाहे वो इस प्रकार के जहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, उनका निर्णय अभी नहीं होगा। फर्स्ट फेज में निर्णय केवल वही होगा जहाँ आवश्यकता है, जरूरी है। तो हम लोगों ने 20 तारीख से पहले पूरी तैयारी और होमवर्क किया हुआ है। आज भी हमारे अधिकारी सुबह से बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और संभवतः आज शाम तक हम निर्णय लेके कल से इसकी शुरुआत हम अपने जनपदों में करने वाले हैं। जी, तो कल से शुरुआत होने वाली उत्तराखंड के 9 जिलों में या 10 जिलों में जो आप कह रहे हैं, क्या यहाँ कोई टाइम लिमिट भी होगा? जैसे अभी अगर उत्तराखंड में हम देखें तो सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें खुली रहती हैं, तो कुछ इसी तरह का फैसला होगा या पूरे दिन अब ये दुकानें खुली रह सकेंगी? जी जी, नहीं, ये टाइम लिमिट रखा जाएगा। वो इसलिए रखा जाएगा टाइम लिमिट कि क्योंकि जो हमारा होलसेल का सामान आता है उसके लिए हम समय बचाएंगे, ताकि वहाँ मार्केट और उसमें आपस में क्योंकि या तो सहारनपुर से जाएगा, देहरादून से जाएगा, और वो सारे हॉटस्पॉट भी है, रेड जोन भी है, इसलिए वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी पूरा समय नहीं खोला जाएगा, वो फेज वाइज खोला जाएगा, पहले कम समय के लिए, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। मदन कौशिक जी, उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है, ये दिख रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो बहुत कम संख्या उत्तराखंड में, और साथ ही जो रिकवर हो रही है, रिकवरी की संख्या अच्छी दिख रही है उत्तराखंड में, तो इसकी सराहना तो की ही जा रही है। आगे और किस तरह के कदम उत्तराखंड सरकार उठा रही है? प्रशासन को और कैसी हिदायत दी गई है कि जिन इलाकों में, खासकर बनभूलपुरा की अगर हम बात करें, वहां पर एक के बाद एक केस देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें लेकर किस तरह की रणनीति, कुछ और तगड़े कदम उठाए जाएंगे क्या? जी, देखिए मेनका जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चीज को उठाया है। दूसरा ये कि अपने यहाँ राज्य में अगर हम इनको मरकज वालों को छोड़ दे तो हम जीरो हैं, इसलिए हमने इस सारे दिशा में सख्ताई भी किया है, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी किए हैं। अभी आने वाले समय में हम वो सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। मरकज के लोग कहाँ, किन क्षेत्रों से वो रहने वाले हैं, वहाँ सारे टेस्ट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, वहाँ कोई इस प्रकार का कोई अभी सिम्टम्स है कि नहीं है। यदि वहाँ कहीं सिम्टम्स होंगे, इस प्रकार की कोई सूचनाएं प्राप्त होगी, तो उन क्षेत्रों को अभी हम नहीं खोलेंगे। उन क्षेत्रों में उसी तरह की सख्ताई लागू रहेगी जो वर्तमान में है। बाकी क्षेत्रों में हम विचार करेंगे कि उन क्षेत्रों में हम किस प्रकार की फेजिज वाइज खोलने का निर्णय लेंगे। और राज्य के अंदर मुझे बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि कोरोना को लेकर हम लोगों ने शुरू से ही, प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। और आज हम जब देखते हैं कि अगर हम मरकज वालों को हटा दे, तबलीग वालों को हटा दे, तो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड राज्य का इस रूप में रहता हो जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। तो इसका जो श्रेय है किस चीज को देंगे मदन कौशिक जी? आखिर क्या ऐसी वजह है? क्योंकि उत्तराखंड ये वो स्टेट है जहां पर पूरे साल ही लगभग विदेशी सैलानी रहते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो ये केसेस बढ़े हैं विदेशों से ही ये केसेस आए हैं, और ऐसे में बहुत संवेदनशील उत्तराखंड को माना जा रहा था। खासकर भौगोलिक परिस्थिति को भी देखें, एक बार अगर गाँव तक ये मसला पहुंच गया तो वहाँ हॉस्पिटल्स और जो व्यवस्था स्वास्थ्य की है तो बड़ी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन कंट्रोल किया है सरकार ने। तो इसके पीछे श्रेय किसे देंगे? किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं आप? देखिए, इसका श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री जी को दूंगा, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूंगा, उन कोरोना वॉरियर्स को दूंगा जिन लोगों ने बड़ी ताकत के साथ प्रारंभ से ही खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आपको भी श्रेय देना चाहूंगा कि आप भी इस जागरूकता में हमारे साथ खड़े हैं, उस रूप में पूरा चैनल खड़ा है आपका। और साथ साथ में अपने सारे जो मेडिकल के लोग हैं, जो मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं,
जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन सबको भी देना चाहूंगा। और सब लोगों ने इस लड़ाई को हमने कंबाइंड लड़ा है, मिलकर लड़ा है। जी बिल्कुल मदन कौशिक जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और जैसा कि मदन कौशिक जी बता रहे हैं कि आज शाम तक ये फैसला ले लिया जाएगा उत्तराखंड में कि जो 9 जिले हैं जहां पर एक भी कोरोना का केस नहीं आया है और 10वां जिला जहां पर कोरोना के केस आया तो था लेकिन अब यहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, इन जिलों में किस तरह से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जाएंगी और किस वक्त तक खुली रहेंगी, कितने वक्त तक खुली रहेंगी, सारी चीजें आज शाम तक साफ हो जाएंगी और कल से इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा प्रदेश में। और लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बीच हल्की ढील का असर उधम सिंह नगर के खटीमा में भी देखने को मिला। अन्य दिनों की अपेक्षा यहां पर मेडिकल स्टोर के अलावा किताबों की दुकान भी खुली, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली दिखी, तो दुकानदार भी सरकार के इस कदम की अब तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान लंबे वक्त से घर में कैद लोग भी सड़कों पर नजर आए, लापरवाही के साथ नजर आए और ये एक कह सकते हैं चिंता की बात है। बेनिफिट्स के तौर पे देखा जाए तो कस्टमर्स के हिसाब से तो काम अच्छा हुआ है और कस्टमर्स भी आराम से हमारे पास आ रहे हैं। उन्हें जैसे मालूम चला है कि सुबह प्रातःकालीन 7 बजे से दोपहर 1 तक दुकानें खुल गई हैं। उस लिहाज से हमने भी तैयारी कर रखी थी अपनी कि हमें अपने पास एक तो हमने डोर डिलीवरी दे रखी है लोगों को, फ़ोन आ रहे तो घर पहुँचा रहे हैं हम लोग। एकदम से रश का माहौल अपने पास हम क्रिएट नहीं करने दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटीमा के मुख्य चौराहे में। बीते दिन से आज की तस्वीर थोड़ी सी अलग यहाँ पर दिखी है। कल तक जो आवश्यक सेवा के तौर पर जो मेडिकल स्टोर खुल रहा था, उसके बाद आज प्रशासन के निर्देश के बाद बुक सेलर की शॉप भी यहाँ पर खुल गई है। बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो किसानों से जुड़े हुए पार्ट्स की शॉप हैं वो भी यहाँ पर खुल गई हैं। लेकिन जो चीज़ एक दिख रही है, अभी तक जो लोग घरों में कैद रहे हैं लंबे समय तक, वो लोग अब बड़ी संख्या में सड़कों में आवाजाही करते हुए भी दिख रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। लॉकडाउन के चलते जो लोग रेस्टोरेंट, टेंट हाउस और ब्यूटी पार्लर चलाते थे अब सब्जी बेचने लगे हैं। देहरादून में हॉट स्पॉट एरिया में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक की छूट के दौरान लोगों ने सब्जियों और फलों को ही बेचना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि किराए की दुकान चलाते हैं लेकिन अब मुश्किल हो रहा है कि किराया कैसे चुकाया जाए, इसलिए फल और सब्जी जैसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी वो बेची जा रही हैं ताकि रोज़मर्रा की कमाई की जा सके। टाइम पीरियड में लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं तो लोगों ने यहाँ पर सब्जी बेचना ही शुरू कर दिया है। होटल रेस्टोरेंट बंद हैं तो लोग अब उसी के आगे यहाँ पर अपनी सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। भैया पहले आपका होटल चलता था लेकिन अब आप सब्जी बेच रहे हो? होटल नहीं, मेरी टेंट की दुकान है और ट्रांसपोर्ट में मेरी गाड़ियाँ हैं। नहीं चला तो मैंने कम से कम बच्चों के लिए खरीदने की सब्जी नहीं पड़ेगी। हम 3-4 जनों ने मिलकर काम करा है और हम कोई बेनिफिट नहीं करते, हम बिल्कुल सस्ता सामान देते हैं। हमारी गाड़ी अपनी है, सब कुछ हमारा अपना है। ये कितना सस्ता बोल रहे हैं? 20 रुपए किलो लौकी दे रहे हैं, 20 रुपए किलो देसी खीरा दे रहे हैं, 15 रुपए किलो कद्दू दे रहे हैं, 20 रुपए टमाटर दे रहे हैं। भैया आप क्या करते थे? मेरा जी ये चाय का स्टॉल था जी। अब क्या है, अब किस तरीके से कमाई हो रही है? कि बस सुबह सब्जी लगाते हैं। अब दिन में तो वही है कि 1 बजे तक, सुबह 2-2:30 बजे मंडी जाते हैं और 12:30 बजे तक मतलब सब्जी का काम। इस इलाके में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं क्या? मैडम आजकल क्या है, और बाकी तो लोगों की सब दुकानें ज्यादातर बंद ही रहती हैं। अब लोगों ने क्या दिनचर्या करने के सुबह के टाइम अपना कुछ ना कुछ तो काम का है। अब यह कि सब्जी में थोड़ी सी छूट मिल जाती है लगभग, तो हर आदमी सब्जी फल फ्रूट के चक्कर में ही लगा है। तो ये आपने देखा यहाँ पर हर आदमी जो है वो इसी तरीके से सब्जी यहाँ पर बेचता हुआ नजर आ रहा है। कमाई के लिए लोगों ने ये धंधा ही अपना लिया है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, यहां अगले 24 घंटे में होम डिलीवरी करने वालों ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अगर जमा नहीं कराया तो उनका पास रद्द हो जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी को तुरंत हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है और इसके बाद ही वो अपना काम जारी रख सकेंगे। इससे पहले केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक देहरादून में थाने और चौकियों से होम डिलीवरी के लिए पास जारी हुए थे और दून में 750 लोगों को ऐसे पास दिए गए थे, लेकिन अब इन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं कराया है। तो जिन लोगों ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, 24 घंटे का वक्त उनके पास है। 24 घंटे के अंदर अगर वो सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं तो उनका पास जारी रहेगा, नहीं तो पास रद्द हो जाएगा। अभी नए निर्देश आए हैं कि जो भी होम डिलीवरी कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी पर डे। तो उसमें डीएम महोदय द्वारा आदेश किए गए थे और इसको एडीएम इसको चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पास की सूची मांगी थी, तो उनको जो पास की सूची हमने दी है और जो
जिन जिन कंपनीज़ के लोग होम डिलीवरी में लगे हैं वहाँ से प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पाया है। तो अगर जो उन्होंने विवरण मांगा था उनकी हेल्थ के संबंध में और अन्य विवरण, तो अगर वो लोग अपना विवरण प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उनका पास निरस्त कर दिया जाए। और पूरे देश की तरह ही उत्तराखंड पुलिस भी इस संकट के दौर में लोगों की हर तरह से मदद कर रही है और देहरादून में तो अब पुलिस राशन के बाद जरूरतमंदों को दवाइयां तक पहुंचा रही है। राज्य के पहाड़ी जिलों में ऐसे कई मरीज हैं जिनकी दवाई देहरादून या फिर दूसरी जगहों से आते हैं। ऐसे में लोग देहरादून कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं और पुलिस से अपने संसाधनों से दवा को खरीद कर पहुंचाने की बात पुलिस कह रही है। बहुत से लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। दून पुलिस ने अब तक पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में 50 से ज्यादा मरीजों तक दवा पहुंचाई है, जो कि एक अच्छी पहल है। क्योंकि जैसे प्रेस की गाड़ियों का मूवमेंट डेली रहता है तो उसके माध्यम से जो लोकल थाना है वहाँ तक पहुँचाई जाती है। और कई बार क्योंकि जो आदमी पहाड़ में है वो वहाँ से उसका जो दवाई जो है उसको खरीदने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं कई बार अपने संसाधनों के माध्यम से जो है उसको जो दवाइयाँ हैं या इस तरह की जो आवश्यक सामान है जो बहुत ही नेसेसरी है उस व्यक्ति के लिए उसको अवेलेबल कराते हैं। अप्रैल का महीना जाने को है, लेकिन क्या मैदान और क्या पहाड़, कहीं भी गर्मी का नामोनिशान अब तक नहीं दिख रहा है और मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। अब ऐसे में सीजन बीमारियों का दौर लंबा चल पड़ा है। मार्च और अप्रैल के महीनों में अक्सर बारिश कम ही होती रही है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और लगातार हो रही बारिश ने तापमान को भी नहीं बढ़ने दिया है और मई आने को है लेकिन गर्माहट का असर दिख नहीं रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके मार्च में बहुत ज्यादा बारिश रही है और अब अप्रैल में भी ज्यादा है, तो नॉर्मल से तो बिल्कुल अधिक है ही है। अब इसमें कारण 2-3 हैं। एक तो जो आप देखेंगे इस बार जो बर्फबारी अच्छी थी तो लोकल जो इफेक्ट भी है या लोकल जो डेवलपमेंट हो जाते हैं। हालांकि बारिश में गर्मी से राहत तो है, लेकिन लगातार बदलते मौसम के चलते सर्दी, जुकाम, फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों का सीजन भी काफी लंबा खिंच गया है। लिहाजा डॉक्टर्स लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। पानी हर घंटे 1 गिलास पीते रहना चाहिए। जैसे कटी हुई सब्जियां, कटे हुए फ्रूट्स हैं, उनको खुला न रखें। जब जरूरत हो तभी काट के खाएं और उतना ही काटें जितना कि हम खाने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, लिहाजा बदलते मौसम में सुरक्षित रहना जरूरी है ताकि कोरोना से भी लड़ा जा सके। किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल ने लॉकडाउन में भी मनमर्जी चलाई है। स्कूल से 3 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने डीएम को फोन कर शिकायत लिखी, शिकायत दर्ज कराई है। डीएम ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह रखा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी अपने कर्मचारियों को न निकाले। यह नुकसान पूरे भारत को ही अर्थव्यवस्था के मामले में उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच अपने कर्मचारियों का ख्याल रखें तमाम कंपनियां। ये लगातार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि देहरादून में एक प्राइवेट स्कूल ने अपने 3 कर्मचारियों को निकाल दिया है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। भारती, क्या खबर है, क्या शिकायत इन 3 कर्मचारियों ने दर्ज कराई है? देखिए, आर्यन पब्लिक स्कूल जिसके कर्मचारियों ने शिकायत की है कि स्कूल की तरफ से उन्हें फोन किया गया और ये कहा गया कि अब आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्या वजह बताई गई? मामले की सैलरी का इशू बताया जा रहा है। मेरी बात समझ आया जता रहा है और भारती, आपकी आवाज फिलहाल साफ नहीं आ पा रही है। तो निजी स्कूल ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, उन्हें फोन कर बकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि आपको अब और आने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद इन 3 कर्मचारियों ने देहरादून के डीएम को फोन कर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पूरे भारत में इसे देखने को मिल रहा है, जहां पर कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी। इधर लॉकडाउन के बीच जंगली जानवरों के अवैध शिकार बढ़ने की आशंका को देखते हुए देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में इन दिनों सघन पेट्रोलिंग की जा रही है। देहरादून डिवीजन की ही लच्छीवाला, सौंग और जॉली रेंज में इन दिनों वन कर्मियों को पेट्रोलिंग के साथ मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है, ताकि पोचर भी जंगल में दाखिल ना हो सके। साथ ही फायर सीजन और वाइल्ड लाइफ में कोविड-19 की आशंका के मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके।
उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी लगातार गश्त जारी है। यहां आग पर काबू पाने के लिए 190 अतिरिक्त लोगों को तैनात किया गया है। साथ ही शिकारियों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यहां वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए वाटर होल्स पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिससे कि अगर वन्य जीवों पर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लगभग 100 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व डिवीज़न में और 90 कालाघाट टाइगर रिजर्व डिवीज़न में फायर वॉचर्स तैनात करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये फायर वॉचर्स जगह जगह खास करके विशेषकर बफर वाले क्षेत्र में तैनात रहेंगे, जहाँ से फायर जो है हमारे कोर एरिया में फैलने के चांस रहते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।